गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग प्लांट ब्रीडिंग क्या है, प्लांट ब्रीडिंग एक आर्ट है कि साइंस है कि टेक्नोलॉजी है, और प्लांट ब्रीडिंग के क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं ये सब हमने पढ़ रखा था। ठीक, ऑब्जेक्टिव की बात अगर हम लोग कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे, तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे प्लांट ब्रीडिंग के? अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहे थे या मोस्ट ऑफ द कंट्री की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था प्लांट ब्रीडिंग का क्या था? हायर यील्ड। अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहे थे तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिक ऑब्जेक्टिव वहाँ पे हायर यील्ड, ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेना। लेकिन अगर यही हम डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, विकसित देशों की बात करते हैं, तो विकसित देशों में मेन ऑब्जेक्टिव उनका क्या है? अब क्वालिटी ट्रेड्स, जितने क्वालिटी कैरेक्टर हैं, या इम्प्रूव्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए, इम्प्रूव्ड क्वालिटी जो है इम्प्रूव्ड क्वालिटी क्या है वहां पे बेसिक ऑब्जेक्टिव है। कहाँ पे? डेवलप्ड कंट्री में। फिर तीसरी ऑब्जेक्टिव हमने क्या पढ़ रखा था? रेजिस्टेंट टू बायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस में क्या क्या बताए थे? बायोटिक स्ट्रेस का मतलब डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस जो डेवलप करना वैरायटियों में, उसकी बात। बायोटिक का मतलब है कि जो जैविक कारणों से हो रहे हैं। जैविक कारणों में कौन? कीट मकोड़े या मतलब ये वीड्स वगैरह। तो जितने बायोटिक स्ट्रेस आ रहे हैं पौधों में, उनके कारण, और इसमें जैसे दो हो जाएंगे, कौन कौन सा? एक मेनली हम डिजीज की बात करते हैं और दूसरा इंसेक्ट पेस्ट की बात करते हैं। ये बता रखा था ना कि दो क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला हायर यील्ड था, दूसरा इंप्रूव्ड क्वालिटी, तीसरा रेजिस्टेंट टू बायोटिक स्ट्रेस, चौथा रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब अजैविक। अजैविक में कौन कौन से स्ट्रेसेस आ जाएंगे? एबायोटिक में कौन कौन से स्ट्रेसेस आएंगे? टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, और जैसे सैलिनिटी रेजिस्टेंस की बात अगर हम कर लें, ड्रॉट रेजिस्टेंस की बात कर लें, तो ये सारे क्या आएंगे? एबायोटिक स्ट्रेसेस में। उनको मैनेज करना ही क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। फिर पांचवा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी, या हाँ बात कर ले अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी की। अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी में हम क्या बताए थे? एग्जाम्पल भी हम लिए थे। किसका एग्जाम्पल लिए थे? अरहर की बात कर रहे थे या शुगर केन की बात कर रहे थे, तो इसमें एग्जाम्पल बताए थे। उपास 120 जैसे अरहर की एक वैरायटी है। अरहर का मैच्योरिंग ड्यूरेशन कितना होता है जनरली? 180 क्या 220 से 250 दिन, 270 दिनों तक भी होती है। ठीक, तो हमने अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी भी डेवलप कर रखी है प्लांट ब्रीडिंग के मेथड से, जैसे उपास 120। ठीक, उसके बाद फिर हम बात करते हैं किसके? छठवें मान ले अगर ऑब्जेक्टिव की, तो हम बात कर रहे थे एक डिटर्मिनेट टाइप की, कि डिटर्मिनेट टाइप का ग्रोथ हो। अब ये डिटर्मिनेट टाइप का ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? डिटर्मिनेट टाइप ग्रोथ मीन्स, अगर हम डिटर्मिनेट ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ दो तरीके की होती है, एक डिटर्मिनेट, दूसरा इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट में क्या होता है? डिटर्मिनेट में बिल्कुल, डिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब होता है जब हम इन्फ्लोरिसेंस की बात करते हैं। इन्फ्लोरिसेंस का मतलब पुष्पक्रम। ठीक, पौधों पे पुष्प किस तरीके से लगे हैं, उन्हीं को हम उनका बोलते हैं क्या? पुष्पक्रम बोलते हैं या इन्फ्लोरिसेंस बोलते हैं। तो जनरली इन्फ्लोरिसेंस के अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन यहाँ हम मेनली दो तरीके की इन्फ्लोरिसेंस की बात करते हैं। एक होता है रेसिमोस टाइप। अगर हम इन्फ्लोरिसेंस की बात कर ले तो इन्फ्लोरिसेंस दो तरीके की जनरली होते हैं। एक होता है कौन सा? रेसिमोज, और दूसरा होता है साइमोज। रेसिमोज क्या होता है? रेसिमोज में क्या होता है कि जैसे अगर मान ली ये कोई पौधे का ब्रांच है, ठीक, इस ब्रांच पे क्या होगा? अगर फ्लावरिंग आ रही है, कुछ पौधे ऐसे देखे होंगे जिसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो जाने के बाद क्या होगी कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो जाने के बाद फर्दर उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाता है।
जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो रुक जाती है एक बार। जैसे यहाँ पे मान ले क्या है, ये नोड हो गया, इस नोड पे या टिप जो हो गए उस टिप पे अगर फ्लावर लग गए, फिर इस फ्लावर में फ्रूटिंग होगी और फ्रूटिंग होने के बाद फर्दर इसका इलोंगेशन नहीं होता है, फर्दर इसका ग्रोथ नहीं होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिमोज टाइप का मतलब कंटिन्यू ग्रोथ होते चला जाएगा। दो तरीके के हैं, एक है रेसिमोज, दूसरा साइमोज। रेसिमोज में क्या है कि ये टिप पे फ्लावर आए, फिर फर्दर इसका क्या होगा, यहाँ से ग्रोथ कंटिन्यू होता चला जाएगा, फिर आगे फ्लावर आएंगे और ग्रोथ होता चला जाएगा। इस तरीके के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं, रेसिमोज। दूसरा होता है साइमोज। साइमोज का मतलब क्या हुआ कि अगर ये है इस तरीके का, तो यहाँ पे अगर ये फ्लावरिंग हो गई तो इस फ्लावरिंग होने के बाद क्या होगा कि फर्दर इसका ग्रोथ रुक जाएगा, इसके बाद ये इलोंगेट करके या इस पौधे का विकास जो है साइड ब्रांचेस में विकास होता रहेगा, लेकिन जो टिप का ग्रोथ है उसका वो रुक जाता है। इस तरीके के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं, साइमोज टाइप। तो साइमोज क्या है और रेसिमोज क्या है, क्लियर है। रेसिमोज का मतलब कि फ्लावरिंग आने के बाद या फ्रूटिंग होने के बाद बड पे फर्दर अगर ग्रोथ उसकी कंटिन्यू हो रही है तो उसको हम बोलेंगे रेसिमोज टाइप। और दूसरा साइमोज का मतलब कि एक बार फ्रूटिंग हो गई तो उसके बाद फर्दर उसका ग्रोथ नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं साइमोज टाइप। तो यहाँ हम बात कर रहे थे डिटर्मिनेट का। तो डिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, हम अगर बात कर ले एग्जाम्पल के तौर पे लें तो जैसे मूंग हो गए, उड़द हो गए, इनके केस में क्या देखा जाता है कि पौधे जैसे फ्लावरिंग आई, फ्रूटिंग हो रही है, उसके बाद भी फर्दर ग्रोथ होते चला जा रहा है। तो ये किस तरीके का हो गया, रेसिमोज टाइप का हो गया कि फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है, लेकिन फर्दर उसके बावजूद जो है ग्रोथ होते चला जा रहा है। तो इसमें समस्या किस चीज़ की आती है, पिकिंग की समस्या आती है, तोड़ाई की समस्या आती है, या हार्वेस्टिंग के समय एक इसी में सातवां भी समझ लो, साथ ही सिंक्रोनस मैच्योरिटी की बात हम कर रहे थे। किसकी बात किए थे, सिंक्रोनस मैच्योरिटी। सिंक्रोनस मैच्योरिटी में क्या बताए थे कि एक साथ हार्वेस्ट होना या एक साथ मैच्योर होना जिससे हम उनकी हार्वेस्टिंग कर सके। तो सिंक्रोनस मैच्योरिटी में हम किसकी बात किए थे एग्जाम्पल में, जैसे उर्द बीन हो गए, राइस में सिंक्रोनस मैच्योरिटी होती है, राइस तो लगभग सभी एक साथ मैच्योर हो जाते हैं, जैसे उर्द हो गए, पिजन पी हो गया और कॉटन हो गए, इन सब में क्या देखने को मिलता है, सिंक्रोनस मैच्योरिटी नहीं देखने को मिलती या इनडिटर्मिनेट टाइप का ग्रोथ मिलता है। अगर हम बात करें डिटर्मिनेट की में, तो पहले डिटर्मिनेट का मतलब समझ में आया। डिटर्मिनेट का मतलब क्या हुआ, हम कैसा डेवलप करना चाहते हैं, साइमोज टाइप का। साइमोज क्या है, क्लियर है। साइमोज का मतलब जैसे मान ले अगर ये कोई पौधा है, इस पौधे का ये ब्रांच हो गया, इस ब्रांच पे फ्लावरिंग स्टार्ट हुई, मान ले ये मैच्योरेशन धीरे धीरे ग्रोथ का काम इसका पूरा हुआ, मैच्योर हुआ, यहाँ पे फर्दर क्या हुआ, टिप पे यहाँ पे बड पे उसके फ्लावर बने, वही फ्लावर आगे चल के फ्रूट बनाएगा। मान ले यहाँ पे फ्लावरिंग हुई और फ्रूट बन गए, और इस फ्रूटिंग के बाद इसके आगे फर्दर कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, जो भी ग्रोथ होगा लैटरल ग्रोथ अगर होना होगा होगा, लेकिन आगे फर्दर ग्रोथ नहीं होता है। तो इस तरीके को हम क्या बोलेंगे, साइमोज टाइप। लेकिन अगर मान ले यहाँ पे ये फ्लावरिंग आई, फ्रूटिंग हुई, ग्रोथ हुआ, उसके बाद फिर यहाँ से इसका कंटिन्यूअस ग्रोथ स्टार्ट हो गया, ये फ्लावरिंग या फ्रूटिंग साइड में इधर चला जाएगा और ये फिर आगे ग्रोथ करता चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ये फ़ायदेमंद भी है और कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। जैसे अगर हम टोमेटो की बात कर लें तो टोमेटो में हम डेवलप किस तरीके का करते हैं, वहाँ हम डेवलप कर रहे हैं इनडिटर्मिनेट टाइप का। देखेंगे अगर टोमेटो की अभी ब्रीडिंग पढ़ेंगे आप लोग, तो टोमेटो की ब्रीडिंग में हम डेवलप कर रहे हैं किस तरीके का, इनडिटर्मिनेट टाइप का भी। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या कि वहाँ कंटिन्यूअस ग्रोथ होता चला जा रहा है, साइड में फ्रूटिंग होती जाती है, और देखेंगे टोमेटो पौधे 10-10, 12-12 फीट के भी हैं, ठीक। तो वहाँ पे हम अपने ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से किस तरीके का वहाँ डेवलप कर रहे हैं, इनडिटर्मिनेट टाइप का। लेकिन ज़्यादातर अगर हम क्रॉप प्लांट की, क्रॉप ब्रीडिंग की बात करते हैं तो क्रॉप ब्रीडिंग में समस्या आती है हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग को रोकने की मतलब हार्वेस्टिंग में जो ज़्यादा खर्च हो रहे हैं या ज़्यादा ड्यूरेशन क्रॉप का लग रहा है, उस क्रॉप के ड्यूरेशन को कम करने के लिए हम कैसे वैरायटी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, डिटर्मिनेट टाइप का, या एक तरीके से कह लें साइमोज टाइप के इन्फ्लोरेसेंस का। फिर सिंक्रोनस मैच्योरिटी की बात किए थे। सिंक्रोनस मैच्योरिटी में क्या बताए थे कि एक साथ मैच्योर हो, तो एक साथ मैच्योर कब होंगे, जब साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होगा,
एक तरीके से समझो कि साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होगा, तभी तो वो कैसा ग्रोथ होगा उसका, मतलब सिंक्रोनस मैच्योरिटी, एक साथ सभी मैच्योर हो जाएं, जिससे कि उर्द मूंग बीन की बात ही हम कर रहे थे, तो उर्द मूंग बीन में जैसे फ्लावरिंग हुई, फ्रूटिंग हुई, लेकिन उसके बाद भी फर्दर ग्रोथ होते चला जा रहा है। तो आज हार्वेस्टिंग किए, फिर उसके 10 दिन बाद हार्वेस्टिंग किए, तो हार्वेस्टिंग का खर्चा बढ़ता चला जाता है। तो उसको कम करने के लिए हम कैसी मैच्योरिटी बनाते हैं, सिंक्रोनस मैच्योरिटी। फिर उसके बाद बात करें एग्जाम्पल, अगर इसमें लिखना चाहो तो एग्जाम्पल लिख लो। सिंक्रोनस मैच्योरिटी में कॉटन, पिजन पी, कॉटन हो गया, पिजन पी हो गया, और उर्द हो गए, मूंग हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सिंक्रोनस मैच्योरिटी के भी। साथ ही साथ इसमें डिटर्मिनेट में भी चाहो तो लिख सकते हो कि डिटर्मिनेट टाइप का अगर हमें इम्प्रूव करना है तो उसमें बात करते हैं। फिर आते हैं 8वें ऑब्जेक्टिव पे, फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिव। फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिव। अब ये फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिव का मतलब क्या हुआ, फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिव का मतलब क्या हुआ, इनसेंसिटिव, पहले सेंसिटिव, ये टर्म पकड़ो ना, इसमें टर्म क्या है, फोटो मतलब लाइट, थर्मो मतलब टेम्परेचर की बात कर रहा है, ताप की बात कर रहा है, और इनसेंसिटिव जो इस तरीके की ब्रीडिंग करना या इस तरीके की वैरायटी डेवलप करना जो प्रकाश और तापमान के प्रति असंवेदी हो। असंवेदी होने का मतलब कि कोई उनके ऊपर प्रकाश और तापमान का बहुत कोई प्रभाव न पड़े, उस तरीके की वैरायटी हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं जो कैसे हो, प्रकाश और तापमान के प्रति असंवेदी हो। असंवेदी का मतलब कि वो उनके प्रति कोई सेंस न दिखाए, मतलब हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके की वैरायटी डेवलप करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा हमारा, अगर हम फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिव वैरायटी डेवलप करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बात सुन रहे हो क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, तो इस क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के दौर में अगर टेम्परेचर का ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर बहुत प्रभाव पड़े, तो हम जब चाहे जिस तरीके की वैरायटी चाहे ले सकते हैं। या इसी के हेल्प से आज देख रहे हैं कि हम पंजाब जैसे एरिया में भी राइस का कल्टीवेशन कर ले रहे हैं, और बंगाल जैसे एरिया में भी हम वीट का कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिव बनाया गया है, तब तो ये पॉसिबल हो सका है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वीट में फोटो सेंसिटिव के लिए एक जीन खोजा गया है PPD1 एंड PPD2। ये जो PPD1 और PPD2 जीन है, ये वीट में रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फोटो पीरियोडिज्म के लिए। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, एक पढ़ा होगा फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म किसे कहते हैं, बिल्कुल, प्रकाश का मतलब सनसाइन आवर के डे लेंथ के आधार पे हम पौधों को तीन भाग में डिवाइड करते हैं। पौधों के ऊपर डे लेंथ का कितना प्रभाव पड़ रहा है, या पौधों को हम डे लेंथ के सनसाइन आवर के हिसाब से जब उन्हें डिवाइड करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं क्या, फोटो पीरियोडिज्म। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। इसी के आधार पे 3 तरीके का क्रॉप आपने पढ़ा होगा, कौन कौन सा, एक लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल। लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल। लॉन्ग डे का मतलब सनलाइट कितनी चाहिए, ये मानते हैं 12 से 14 घंटे की या उससे ज़्यादा की सनलाइट ड्यूरेशन चाहिए, तो वो लॉन्ग डे, शॉर्ट डे उससे कम, और डे न्यूट्रल का मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस डे लेंथ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म क्लियर है कि सूर्य के टाइम का कितने घंटे तक सूर्य का
रोशनी उस पर पड़ रहा है, उसके आधार पे हम उसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल। तो यहाँ पे वीट में हमने 2 जीन खोज रखे, कौन कौन सा, PPD1 और PPD2। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटो और थर्मो इनसेंसिटिविटी के लिए, कि लाइट और टेम्परेचर का बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो कौन कौन से जीन है वीट में, इसी का ट्रांसफ़र करके हमने वीट को इस तरीके से वैरायटी बनाई कि जो कि बंगाल जैसे एरिया में सूटेबल हो पाया है इसका कल्टीवेशन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 9वें का डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी हम किसे कहते हैं, डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है, रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज का होने का क्या मतलब, हाँ, जब किसी क्रॉप को हम फेवरेबल कंडीशन दे भी रहे हैं तब भी वो ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर रहा है या जर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो उस फेज को या उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कैसी चेक हो गई हो, रुक गई हो, उसी ड्यूरेशन को हम उस क्रॉप का क्या बोलेंगे, डॉर्मेंसी बोलते हैं। डॉर्मेंसी का मतलब क्या, डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है, डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है, क्या ना हो, डॉर्मेंसी ब्रेक करना अलग चीज है, ठीक, वो आर्टिफिशियली कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, लेकिन वो डॉर्मेंसी है। तो डॉर्मेंसी पहले है क्या, डॉर्मेंसी किसे कहेंगे, डॉर्मेंसी किसे कहोगे, यही है डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मतलब क्या हुआ कि उसे सारे फेवरेबल कंडीशन तुम अवेलेबल करा रहे हो, ठीक, लेकिन उसकी जो डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट की फेज है वो चेक हो जा रही है, या उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो रुक जा रही है। उस फेज को हम क्या कहते हैं, उसका डॉर्मेंट फेज कहते हैं। वो फेज जबकि सारे जो उसके पॉसिबल या जितने नीड्स हैं उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नेसेसरी कंडीशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बावजूद वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डॉर्मेंसी, ठीक है। लेकिन कुछ वैरायटी में क्या होती है कि ये फील्ड में ही, मतलब इनके अंदर डॉर्मेंसी की कंडीशन ही नहीं होती है। डॉर्मेंसी का कंडीशन होने का मतलब क्या, कि जैसे वो फील्ड में ही क्रॉप से लगे हैं और उन्हें थोड़ा सा भी सूटेबल क्लाइमेट मिल जाता है तो वो क्रॉप से अटैच होने के बावजूद ही वो क्या करने लगते हैं, जर्मिनेट करने लगते हैं। तो हम किस तरीके की वैरायटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि जैसे एग्जाम्पल ले लो, तो एग्जाम्पल में हम यही उर्द मूंग बीन में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, लेग्यूम क्रॉप में, कि आपने फील्ड में लगा रखा है, वो क्रॉप आपके मैच्योर हो गए, लेकिन अचानक से क्या हुआ, बारिश हो गई। भाई ये सभी क्रॉप कैसे खरीफ सीजन के हैं, आपने लगा रखा है, जनरली मान लो ये अगस्त सितंबर का महीना है और आपके क्रॉप मैच्योर हो चुके हैं, हार्वेस्ट करने को थे आप, तब तक क्या हुआ, फील्ड में बारिश हो गई। अब बारिश के बाद क्या होगा कि वो आप अभी सोचेंगे कि हार्वेस्ट करें, तब तक वो फील्ड में ही क्या करने लगते हैं, जर्मिनेट करने लगते हैं। सेम इसी तरीके का कंडीशन देखने को मिलता है अगर उसमें हम बात करें जैक फ्रूट में। जैक फ्रूट में अगर इस तरीके की कंडीशन मिलती है, कटहल जिसे कहते हो, तो उसमें इसको हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वहां पे उसको बोला जाता है वीवी पेरी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वीवी पेरी बोलते हैं। कटहल जब पढ़ोगे, जैक फ्रूट पढ़ोगे, तो उसमें एक कंडीशन आएगी कि जब फ्रूट मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर होने के बाद वो पेड़ से अटैच है, ट्री से अटैच है, तब भी क्या होंगे, उसी में जर्मिनेट करने लगते हैं, उसी को हम बोलते हैं वीवी पेरी बोलते हैं, ठीक। और सेम यहाँ पे हम उस तरीके की वीवी पेरी जैसी ही कंडीशन यहाँ पे भी आती है, तो उस कंडीशन को हम रोकने के लिए इस तरीके की वैरायटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर डॉर्मेंसी हो, कम से कम कुछ ड्यूरेशन का डॉर्मेंट हो जाए, वो कि कम से कम 2 महीने 3 महीने तक वो जर्मिनेट न करे। जैसे अगर मैच्योर हो गया है, बारिश हो भी रही है, तो उसके बावजूद क्या हो, वो जर्मिनेट न करे, ठीक है। तो इस तरीके की वैरायटी हमें डेवलप करने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद और क्या किया जा सकता है, और क्या, वैरायटीज फॉर द न्यू सीजन। बिल्कुल,
इसका मतलब क्या, वेराइटीज ऑफ द न्यू सीजन। न्यू सीजन का मतलब कि हम ऑफ सीजन की बात कर रहे हैं। वेराइटीज ऑफ द न्यू सीजन का मतलब क्या हुआ, हम ऑफ सीजन। ऑफ सीजन का मतलब कि जब क्रॉप का असल में टाइम ना हो नेचुरली, लेकिन उसके बावजूद हम उसकी खेती करें, उसे हम क्या कहेंगे, वेराइटीज फॉर द न्यू सीजन या वेराइटीज ऑफ द न्यू सीजन। एग्जाम्पल, जैसे अगर हम क्रॉप की ही यहाँ बात करेंगे, हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप की अभी नहीं बात करेंगे, तो वेराइटीज फॉर द न्यू सीजन में जैसे अगर हम मेज की बात कर लें, तो पहले मेज कब होता था, मेज कैसा था, रबी था, खरीफ था, कैसा था, पहले कैसा होता था, जनरली खरीफ था। रबी में जो मतलब ये मेज था, मेज मेनली खरीफ का क्रॉप था, लेकिन अभी देख रहे हो उसे तीनों ड्यूरेशन में ले रहे हैं। रबी मेज भी आ गया है, जायद मेज भी आ गए हैं, तो हम लगभग अब तीनों टाइम में उसे ले रहे हैं। तो यही है क्या, वैरायटीज फॉर द न्यू सीजन। इस तरीके की वैरायटी डेवलप करना कि हम जब चाहें तब उसकी खेती कर सकें, या ऑफ सीजन भी उसकी खेती आराम से कर सकें, तो उसी को कहते हैं वैरायटीज फॉर द न्यू सीजन। इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, रबी मेज, रबी मेज की बात कर लें। ये समझ में आया कि वैरायटीज ऑफ द न्यू सीजन का मतलब क्या है। उसके बाद और क्या ऑब्जेक्टिव लेके चल सकते हैं हम, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अगर मान लो आप ब्रीडर हो तो और क्या करना चाहते हो पौधों में, तो वो तो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी हो गई। और क्या करना चाहोगे, मान लो अगर आप ब्रीडर हो या साइंटिस्ट हो तो पौधों में और क्या बदलाव करना चाहते हो, तो वो तो पहले ही हो गया, रेजिस्टेंट टू बायोटिक स्ट्रेस में डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट हो गए। और क्या करना चाहोगे, सीड साइज बढ़ाने से क्या होगा, तो ये क्या है, पहला अल्टीमेट हाइल्ड, ठीक। और कुछ नहीं करना चाहोगे, वो भी हो चुका है। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इसका क्या मतलब हुआ, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस का, कुछ पौधों में कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस या एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर उन्हें कहते हैं, ठीक। या इसी को यही लिख लो, टॉक्सिक सब्सटेंसेस की जगह एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर या टॉक्सिक सब्सटेंसेस का क्या मतलब हुआ, जैसे क्या है कि कुछ पौधों में कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ या हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं जिसके कारण कि लोग उन्हें कंज्यूम करने में डरते हैं या कंज्यूम नहीं किया जाता है। तो हम उस तरीके से ब्रीडिंग करें कि हम इन सब्सटेंस को हटा सकें। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, जैसे मेज का सोरघम में है, ठीक, एसियन या धुरिन जिसे कहते हैं उसको हटाना। फिर हाँ, सरसों में क्या हटाना, इर्यूसिक एसिड या जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोसाइनोलेट। इर्यूसिक एसिड या ग्लूकोसाइनोलेट के कंटेंट को कम करना। तो वो हो गया, अभी लिखवा दे रहे हैं, सभी का एक पूरा लिस्ट बना दे रहे हैं किसमें कौन कौन से एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाए जाते हैं। फिर और एग्जाम्पल दूसरा, जैसे क्या, एक होता है लथाइरस सटाइवस जिसे खेसारी बोलते हैं, ठीक, अरहर के जैसा होता है, सेम इन दोनों के सीड अरहर के दाल में उसे मिक्स करके बल्कि बेचा भी जाता है, ठीक, खेसारी का दाल उसे कहते हैं। तो उसमें करते क्या है, उसमें कि वो जो होता है उसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर एक पाया जाता है, BOAA। सोलेनिन भी है, लेकिन सोलेनिन अलग चीज है। लेथाइरस सटाइवस,
इसमें कंपाउंड कौन सा पाया जाता है? एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर BOAA। BOAA इसका पूरा नाम क्या है? बीटा एन ऑक्साइल अल्फा बीटा डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। ये BOA का पूरा नाम क्या है? बीटा एन ऑक्सएलाइल अल्फा बीटा डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। ये जो है किस में पाया जाता है? लथाइरस सटाइवस में। ये करता क्या है? इसका नुकसान क्या है? अगर हम इस दाल को कंज्यूम करते हैं तो उसके साथ ये भी कंपाउंड उसका जाएगा, ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। और ये करता क्या है कि इसका ज़्यादा कंजम्पशन करने से या ज़्यादा कंज्यूम करने से क्या होगा कि ये एक न्यूरोटॉक्सिन कंपाउंड है। न्यूरोटॉक्सिन कंपाउंड होने का मतलब क्या कि ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करने का काम करता है। और नर्वस सिस्टम में मेनली इससे अफेक्ट क्या होता है? जो लोअर लिम्ब है मतलब जांग के नीचे वाले पौधे, थाई के नीचे के, वो क्या होंगे? पैरालाइज हो जाते हैं। वो पैरालिसिस करने का काम करता है किसमें? लोअर लिम्ब में। कौन? ये खेसारी। ये पूछता है कि कौन सा मतलब लथाइरस सटाइवस में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर या टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं? कौन सा? BOAA। भले ये आयुपैक नेम नहीं इसका याद रख पाना, लेकिन कम से कम ये याद रखना BOAA क्या है। ये लोअर लिम्ब्स में मतलब क्या अफेक्ट, क्या इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इसका क्या करता है? ये लोअर लिम्ब जो है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, लकवा मार जाता है जिसे कह लो। बीटा एन ऑक्सएलाइल अल्फा बीटा डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। बताएंगे, अभी आएंगे, आ रहे हैं उस पर भी। ये हो गया। एक टेबल आप लोग बना लीजिए। क्रॉप का पूछता है कि किस क्रॉप में कौन कौन से टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं या उसके एलिमिनेशन के लिए जो ब्रीडिंग किए जा रहे हैं। पहले ये ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव सारा हो गया। ये यार ये छोटा हो नहीं पाएगा। ठीक है, करते रहो। मेंटेनेंस ब्रीडिंग, एक ब्रीडिंग है मेंटेनेंस ब्रीडिंग से जो न्यूक्लियस सीड या ब्रीडर सीड होते हैं उनको मेंटेन करने का। न्यूक्लियस सीड ऑफ प्योर लाइन इज मैनेज्ड बाय मेरे हिसाब से नन ऑफ द अबव। हो गया ये। ऐसे जो नोट्स दिया है उसमें सारे पॉइंट हैं, जो नोट्स दिए हैं उसमें सारे पॉइंट हैं। ठीक है, ग्रुप में जो नोट्स आया है उसमें सारे पॉइंट हैं एज सच। लेकिन समझने के लिए क्या चीजें हैं बस समझे रहो, बाकी तो आगे चले। कौन सा? 3, रेजिस्टेंट टू बायोटिक स्ट्रेस।
अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस का क्या मतलब हुआ? अजैविक के कारण जो दिक्कतें आ रही हैं, अजैविक कारकों के कारण जो अजैविक कारक हैं, अजैविक कारक कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, लाइट, सैलिनिटी, ये सब जो हैं चीज़ें, ये क्या है? अजैविक कारण ही तो हैं। तो पौधों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो अजैविक कारक उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे? एबायोटिक कंपोनेंट उसका हो जाएगा। उसे हम एबायोटिक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट पढ़े होंगे ना इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम पढ़ा होगा कभी, पर्यावरण पढ़े होगे, तो पर्यावरण में दो चीज़ें पढ़े होगे, एक बायोटिक, एक दूसरा एबायोटिक, जैविक कारक और अजैविक कारक। तो जैविक कारक में कौन कौन आते हैं? जो लिविंग बीइंग है, जो लिविंग बीइंग है उसे हम क्या कहते हैं? जैविक कारक कहते हैं। और अजैविक कारक का मतलब एबायोटिक, एबायोटिक का मतलब जो लिविंग बीइंग नहीं है। तो यहाँ पौधों को जो प्रभावित करने वाले एबायोटिक कंपोनेंट है वो कौन कौन से? टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, सनलाइट हो गई, ठीक, जो इरिगेशन के उनके वाटर है किस तरीके का, तो वो सारा। और यहाँ हम मेनली बात करते हैं किसकी? सैलिनिटी रेजिस्टेंट की। अगर ब्रीडिंग मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम सैलिनिटी या ड्रॉट रेजिस्टेंट या रेनफेड कंडीशन के लिए वैरायटियाँ डेवलप करने की बात हम किस में करते हैं? एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट में। ठीक है, ये हो गया ना। अब यहाँ एक टेबल आप लोग बना लीजिए, ये एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कि हर क्रॉप के कुछ कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं, जिससे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किस क्रॉप में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है। तो एक तरफ लिख लीजिए क्रॉप, दूसरा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, और तीसरा उनका इफेक्ट क्या है, क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्रॉप, उसमें पाए जाने वाला कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर या कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस है, और उस टॉक्सिक सब्सटेंस का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्रॉप में पहला लिख लो, यही लिख लो, लथाइरस सटाइवस। लथाइरस सटाइवस ब्रैकेट में लिख लेना केसारी। इसमें पाया क्या जाता है? BOA, या इसी को कहीं कहीं लथाइरोजेन भी मिलेगा। लथाइरोजेन भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? न्यूरोटॉक्सिन या पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स। इसमें लिख लो क्या? पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स। पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स हो गया। उसके बाद मस्टर्ड, मस्टर्ड या मस्टर्ड क्या? ब्रेसिका, लगभग सारे ब्रेसिका में वही दिक्कत है। ब्रेसिका, इसमें पाया क्या जाता है? इरियूसिक एसिड, इरियूसिक एसिड या और क्या पाया जाता है? दो कंपाउंड है, एक इरियूसिक एसिड है, दूसरा ग्लूकोसाइनोलेट।
ग्लूकोसाइनोलेट मैक्सिमम में पाया जाता है मोस्ट ऑफ द ब्रेसिकेसी में, इरियूसिक एसिड और ग्लूकोसाइनोलेट। इसी के कारण तो पंजेंसी होती है, जो देखते हो आँख में लगता है तेल वेल, तो वो किसी कारण, इसी कारण लगता है। ठीक, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये करता क्या है, रिड्यूस्ड बॉडी वेट, रिड्यूस्ड बॉडी वेट, रिड्यूस्ड बॉडी वेट, रिड्यूस्ड बॉडी वेट। और ये ग्लूकोसाइनोलेट से, ये इरियूसिक एसिड से क्या होगा, बॉडी वेट कम हो जाता है। दूसरा ग्लूकोसाइनोलेट से क्या होता है, एक बीमारी का नाम सुना होगा, ग्वाइटर। ग्वाइटर किसे कहते हैं, घेंगा। ठीक, वो गले में हो जाता है ना, वही। तो इस ग्लूकोसाइनोलेट से क्या हो जाता है, ग्वाइटर होता है। अगर हम ज़्यादा कंजम्पशन करें और उस ऑयल का जिसमें ग्लूकोसाइनोलेट का कंटेंट ज़्यादा है, तो उससे क्या दिक्कत आएगी, ग्वाइटर की समस्या। दोनों ब्रेसिका में पाए जाते हैं, यूरिक एसिड और ग्लूकोसाइनोलेट। यूरिक एसिड से क्या होता है, बॉडी वेट घटता है, और ग्लूकोसाइनोलेट क्या करता है, ग्वाइटर कॉज करता है। ठीक है, इसके बाद लिखो कॉटन। कॉटन में कौन सा पाया जाता है, गॉसिपॉल। इसी ग्लूकोसाइनोलेट के कारण ही क्या करते हैं, इसीलिए इसकी खली को जनरली, जो जब इसका ऑयल हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद जो इसका वो बचता है खली, इसीलिए उसको हम क्या करते हैं जनरली, जो मतलब कैटल्स हैं उनको खिलाने से थोड़ा सा डर आ जाता है, या नहीं खिलाते हैं, जनरली खिलाते हैं लेकिन कम खिलाते हैं। और कॉटन की खली को क्यों नहीं खिलाते, क्योंकि उसमें गॉसिपॉल पाया जाता है, और ये क्या है, ये टॉक्सिक है, मतलब जहरीला। अगर ज़्यादा कंजम्पशन कर लिया जाए तो जान भी जा सकती है। ठीक है, हम जब ब्रीडिंग की बात करते हैं तो है क्या, मस्टर्ड में 3 तरीके की वैरायटी पढ़े होगे, एक 0, 00, 000। ठीक, अभी मस्टर्ड पढ़ोगे, कल्टीवेशन जो पढ़ाएंगे सब, तो उसमें 3 तरीके की वैरायटी, एक मस्टर्ड में 0 वैरायटी, एक 00, एक 000 वैरायटी। 0 वैरायटी का मतलब कि यही सारे टॉक्सिक सब्सटेंस हटाना। अगर हम यूरिक एसिड हटाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिंगल टाइप, सिंगल 0 वैरायटी। अगर ये दोनों हटा रहे हैं किसी वैरायटी में, इन दोनों की मात्रा कम है, जनरली इसका कंटेंट 1.5% से कम की रखा जाता है। ठीक, अगर 1.5% से कम है तो उसे हम कहते हैं 00 वैरायटी। और 000 में अगर हम यूरिक एसिड ग्लूकोसाइनोलेट के साथ फाइबर को भी रिमूव करते हैं तो उसे कहते हैं 000 वैरायटी। ठीक है, फिर कॉटन हो गया। कॉटन के बाद विसिया फाबा या फाबा बीन। विसिया फाबा या फाबा बीन। फाबा बीन किसे कहते हैं, विसिया फाबा या फाबा बीन किसे कहते हैं, बाकला, हॉर्स बीन। ठीक, अब जान गए, बाकला सुने होगे, ठीक, या हॉर्स बीन कहते हैं उसे। ठीक, उसी को कहते हैं क्या, फाबा बीन या विसिया फाबा। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कंपाउंड पाया जाता है हीम ग्लूटिनिन।
हाँ, हॉर्स बीन भी कहते हैं, बता तो रहे हैं। हीमग्लूटिनिन, अब ये करता क्या है, ये एक बीमारी कॉज करता है, फैविज्म। ये एक बीमारी कॉज करता है फैविज्म। विसिया फाबा या फाबा बीन से एक बीमारी होती है, कौन सी, फैविज्म। ये फैविज्म में होता क्या है, ये जनरली क्या करता है कि जो आरबीसी है, ब्लड में जो आरबीसी पाए जाते हैं, उस आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को या उसके जो टूटना है उसका वो बढ़ा देता है, और उस रेट से बढ़ाता है कि जितना तेज वो रिकवर बनने की भी प्रोसेस, बॉडी में हमेशा आरबीसी टूटते बनते रहते हैं। आरबीसी की लाइफ साइकिल पड़ी होगी, कितनी होती है, 120 दिन। 120 दिन की होती है आरबीसी की लाइफ साइकिल, वो हमेशा टूटते बनते लगे रहते हैं। लेकिन ये करता क्या है, अगर हम इसका ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं तो इसके कंजम्पशन से क्या होता है कि जो टूटने का रेट होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, और जो बनने का रेट है वो स्लो हो जाता है। ये जनरली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये जो फैविज्म है क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। वो कॉज होता है G6PD करके है, ग्लूकोज 6, उसका नाम है ग्लूकोज 6-1 फॉस्फेटेज कुछ करके है, उसके कारण होता है G6-1PD करके। तो उसके कारण ये क्या होता है, फैविज्म। ये करता क्या है कि आरबीसी के मैच्योर मतलब बनने की जो प्रोसेस है उसको धीरे कर देगा, और डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस को बढ़ा देता है। हाँ, बस बीमारी का नाम आप लिख लीजिए, फैविज्म, FAVISM, फैविज्म। किससे होता है, G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। फैविज्म में जो बीमारी है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये मेनली जो ये G6PD है ये आरबीसी के बनने में मदद करता है, उसी को रोक देता है, उसी के प्रोसेस को ही रोक देता है। हाँ, आरबीसी के छोड़ दो, वो कहीं पूछेगा नहीं, बस आपसे इतना पूछेगा फैविज्म में क्या है, या फाबा बीन में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है, या फाबा बीन में जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है उससे कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है, फैविज्म। ठीक है। इसके बाद सोयाबीन, इसके बाद सोयाबीन। सोयाबीन में क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ट्रिप्सिन इनहिबिटर या इसी को ग्वाइट्रोजेन भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं ग्वाइट्रोजेन। ये भी ग्वाइटर काज करता है। इसी ट्रिप्सिन इनहिबिटर के कारण ही हम इसका दाल के तौर पे यूज नहीं करते हैं। ऐसे सोयाबीन है क्या, किस फैमिली का है, लेग्यूमिनेसी का है, दलहनी फसल होनी चाहिए थी, लेकिन हम इसका कहीं दलहनी फसल में बहुत कम यूज करते हैं। मेनली हम इसका ऑयल सीड पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो दलहनी के लिए क्यों यूज नहीं करते हैं, यही ट्रिप्सिन इनहिबिटर के कारण। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद लिखो फॉरेज लेग्यूम। फॉरेज लेग्यूम, फॉरेज लेग्यूम में क्या पाया जाता है, साइनोजेनिक साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड्स,
साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड्स, ये करता क्या है, यही HCN टॉक्सिसिटी कॉज करता है, जिसकी बात तुम कर रहे थे अभी, यही है। ठीक, लगभग यही पाया जाता है किसमें, सोरघम में, या जितने चारे वाले फसल हैं उन सब में। फॉरेज लेग्यूम में क्या, साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड्स पाया जाता है, और ये करता क्या है, HCN की टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। बरसीम में भी पाया जाता है, हाँ बरसीम में भी है, मोस्ट ऑफ दिस, सब में नहीं है। इसमें है, एलिफेंट ग्रास में है, और उसे क्या बोलते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा जो हैं, ये सब में भी पाए जाते हैं। ये हो गया। इसके बाद बाजरा, बाजरा, बाजरे में क्या पाया जाता है, फाइटिक एसिड, बाजरे में क्या पाया जाता है, फाइटिक एसिड। ये क्या करता है, मिनरल डिफिशियंसी क्रिएट कर देता है। मिनरल डिफिशियंसी, बाजरे के ज़्यादा कंजम्पशन से क्या होता है कि जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो कम होते चला जाता है। तो बाजरे की टॉक्सिसिटी से क्या मतलब किस कारण होती है, फाइटिक एसिड के कारण, और उससे दिक्कत क्या होती है, मिनरल की डिफिशियंसी हो जाती है। लास्ट लिख लो कसावा, कसावा, कसावा में क्या पाया जाता है, साइनाइड ग्लूकोसाइड्स, साइनाइड्स ग्लूकोसाइड्स। ये भी कैसा होता है, साइनाइड है तो कैसा होगा, टॉक्सिक होगा, कैसा होगा, टॉक्सिक होगा। एलिफेंट फुट याम, याम, याम है कसावा, इसी से वो बनता है साबूदाना, इसी से साबूदाना बनता है। इसके रूट से, मेनली इसका रूट ही है, बता तो रहे हैं कि हो गया। ये हो गया ना। ये क्या है कि कहीं ना कहीं आपको जनरल एग्रीकल्चर में या ब्रीडिंग में ही पूछता है कि किस क्रॉप में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है, या उनके इफेक्ट दे देगा, ये पूछ लेगा किससे कॉज होता है। तो ये आपका एक जगह है, आप इसको याद कर लेना। अब उसके बाद हम बात करते हैं अचीवमेंट्स की। प्लांट ब्रीडिंग क्या है, प्लांट ब्रीडिंग किस तरीके से किस फेज में काम करता है, या किस तरीके से उसका विकास हुआ और क्यों ज़रूरत पड़ी, फिर उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ की। पहले बात कर लें कि आखिर किस तरीके से एक्टिविटी की जाती है प्लांट ब्रीडिंग में। एक्टिविटीज इन प्लांट ब्रीडिंग, एक्टिविटीज इन प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग का प्री रिक्विजिट क्या है, पिछली क्लास में बताया था। प्लांट ब्रीडिंग में सबसे मेन चीज क्या करते हैं हम, वेरिएशन क्रिएट करना, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन बताए थे। तो सबसे प्री रिक्विजिट इसका क्या है, प्री रिक्विजिट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्या है, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग का प्री रिक्विजिट क्या है, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, पहले वेरिएशन को क्रिएट करना। तो हम एक्टिविटी में क्या करेंगे, अगर एक्टिविटी की बात कर लें तो एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, पहली एक्टिविटी वेरिएशन को हम क्रिएट करेंगे।
वेरिएशन को क्रिएट कैसे करेंगे? वेरिएशन को क्रिएट करने के अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका क्या हम अपना सकते हैं? सिंपल सा डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या था? डोमेस्टिकेशन क्या था? जो वाइल्ड वीडी स्पीसीज, जो जंगली जातियां थी, उनको ह्यूमन कल्टीवेशन में लेके आना ही क्या कहलाता है? डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन मीन्स ब्रिंगिंग वाइल्ड वीडी स्पीसीज अंडर ह्यूमन कल्टीवेशन। ब्रिंगिंग वाइल्ड वीडी स्पीसीज अंडर ह्यूमन कल्टीवेशन इज नोन एज डोमेस्टिकेशन। ठीक, तो डोमेस्टिकेशन क्या है? डोमेस्टिकेशन को हम कह सकते हैं कि इट इज द मोस्ट बेसिक मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ये सबसे मूलभूत या सबसे बेसिक सा प्लांट ब्रीडिंग का कार्य है। भाई प्लांट ब्रीडिंग की शुरुआत जब हम कर रहे थे, हिस्ट्री की बात जब किए थे, तो उसमें सबसे पहला डोमेस्टिकेशन ही तो आया था कि पहले किसानों ने, या मतलब जितने आदिमानव काल के थे, उन्होंने कहीं ना कहीं पहले डोमेस्टिकेशन ही किया, उसके बाद तो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। फिर डोमेस्टिकेशन के बाद दूसरा और क्या तरीका हो सकता है? सिलेक्शन। अब डोमेस्टिकेशन में से सिलेक्शन करना, जो भी मटेरियल है उसमें से अपने हिसाब से सिलेक्शन क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीनोटाइप। सिलेक्शन एक तरीके का क्या है? आइडेंटिफाई करना, पहचानना। जैसे अगर हमें सिलेक्शन करना है तो पहले हम एक ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे कि हमें किस आधार पे हमें किस चीज़ का सिलेक्शन करना है। फिर उसके आधार पे हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मेरा रिक्विजिट है या जो मेरी आवश्यकता है उसके अनुसार कौन कौन फिट बैठ रहा है। फिर आइडेंटिफाई कर लिए। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे? उसमें आइडेंटिफाई करने के बाद उनको आइसोलेट करेंगे, इससे अलग कर देंगे उनसे, और अलग करके फिर अपने हिसाब से उसका यूज ही क्या कहलाएगा? सिलेक्शन। अभी सिलेक्शन पढ़ेंगे, सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं, किस लिए करते हैं, ये सारा डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो सिलेक्शन क्या है, लेकिन ये अभी समझ में आ गया। आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीनोटाइप या डिजायरेबल कैरेक्टर के जो भी हैं उनको अलग करना, आइडेंटिफाई करना ही क्या कहलाता है? सिलेक्शन कहलाता है। फिर और तीसरा तरीका क्या हो सकता है वेरिएशन को क्रिएट करने का? हाइब्रिडाइजेशन, या उससे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन भी कर सकते हैं। मान ले हमारे यहाँ नहीं है, कहीं दूसरे जगह हो रहा है, तो वहां से हम उस मटेरियल को मंगाना ही क्या कहलाता है? इंट्रोडक्शन। ये भी दो तरीके का, प्राइमरी इंट्रोडक्शन, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन का मतलब जहाँ से भी हमने मटेरियल मंगाया, मान ले आप अमेरिका में रहते हो, हम इंडिया में हैं, हमें कोई ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव मतलब हमें कोई ब्रीडिंग परफॉर्म करनी है, और या हमें कोई नई चीज़ चाहिए जो कि हमारे इंडिया में नहीं हो रही है, और आप हमारे मित्र हो, तो हमने क्या किया? आपसे कहा यार हमारे यहाँ भी भेज दो, तो आपने उस मटेरियल को भेज दिया। और भेजने के बाद अगर वो जो मटेरियल आपसे मंगाया है वो मटेरियल इस नए इन्वायरमेंट के लिए या इंडिया के क्लाइमेट के लिए एकदम सूटेबल है, और एज सच जैसा आपके यहाँ परफॉर्म कर रहा था वो एज सच हमारे यहाँ भी परफॉर्म करेगा, तो हम उसे एक डायरेक्ट वैरायटी के तौर पे रिलीज कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है? प्राइमरी इंट्रोडक्शन। लेकिन अगर हमने मंगाया आपसे मटेरियल और उस मटेरियल का जैसा परफॉर्मेंस आपके यहाँ था वैसा परफॉर्मेंस हमारे यहाँ नहीं है, या बहुत कुछ खास नहीं है, उसमें कोई कैरेक्टर है जो केवल हम लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? जो इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल है उस मटेरियल का जो हमारे यहाँ मटेरियल है उससे हम उसको हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में करा के केवल उस कैरेक्टर को ट्रांसफर कर लेंगे, तो वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है समझ में आया? इंट्रोडक्शन का मतलब कोई नए मटेरियल को मंगाना, वही क्या कहलाएगा? इंट्रोडक्शन। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब डायरेक्ट रिलीज कर देंगे, जहां से मंगाया उसको डायरेक्ट अपने यहाँ एज अ वैरायटी रिलीज कर दिया, वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी इंट्रोडक्शन। लेकिन जो इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल है उसको हम डायरेक्ट मतलब एज अ वैरायटी रिलीज न करके किसी ब्रीडिंग प्रोग्राम में उसका यूज करें, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। ये हो गया इंट्रोडक्शन, तीसरा तरीका वेरिएशन को क्रिएट करने का। और बाकी क्या हो सकता है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन में अलग अलग प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, विद इन अ स्पीसीज अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? इंटर स्पेसिफिक। अगर दो अलग अलग जीनस के बीच में करा रहे हैं तो इंटर जेनेरिक।
इंटर का मतलब होता है बिटवीन, दो के बीच में, और इंट्रा का मतलब विद इन। इंट्रा का मतलब विद इन और इंटर का मतलब बिटवीन। जैसे आप दो होमोसैपियंस, ठीक, दो होमोसैपियंस के बीच में क्रॉस कराएंगे तो इंटर, ठीक। अगर एक होमोसैपियंस और एक कैनिस, ठीक, मान ले कुत्ता, ठीक, तो उन दोनों के बीच में क्रॉस हो तो क्या कहलाएगा? इंटरजेनिक या इंट्रा कहाँ हो जाएगा भाई? इंट्रा का मतलब जब एक ही के अंदर दोनों सेम टाइप के हैं, होमोसैपियंस इंटू होमोसैपियंस इंट्राजेनरिक, ठीक, दोनों सेम है इंट्रा, और दोनों अलग अलग रहेंगे, दोनों का बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा है ना, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें पहले क्या, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या करते हैं, पहला नाम किसको डिनोट करता है? जीनस को, और दूसरा स्पीसीज को। जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम है, मान ले ट्रिटिकम एस्टिवम, और जब ये ट्रिटिकम क्या है, उसका जीनस है, और ये एस्टिवम क्या है, स्पीसीज को डिनोट कर रहा है। अगर हम किसी एक ट्रिटिकम एस्टिवम की वैरायटी का क्रॉस ट्रिटिकम एस्टिवम से करा दें तो उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक, इंट्रा स्पेसिफिक, दोनों का स्पीसीज सेम है, ठीक, इंट्रा स्पेसिफिक कहेंगे, ठीक है। और अगर दोनों का जीनस अलग हो, जैसे मान ले यहाँ पे ट्रिटिकम है और इसका क्रॉस हम करा दे किससे? ब्रेसिका से, मान लो, ठीक, मान ले ब्रेसिका रापा से करा दिया, तो यहाँ पे ये ट्रिटिकम, ये ब्रेसिका, दोनों की जीनस अलग अलग है, तो इन दोनों के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? इंटरजेनेरिक, ठीक, दो अलग अलग जीनस के बीच में, तो इंटरजेनेरिक, ठीक। तो ये क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन को क्रिएट करने का ये एक तरीका हो गया। हाँ वो पूछो जल्दी, पूछो पूछो पूछ। हाइब्रिडाइजेशन के बाद, और हाइब्रिडाइजेशन को इंटर स्पेसिफिक, इंट्राजेनरिक, ये सब हाइब्रिडाइजेशन के तरीके हैं क्रिएट करने के। दूसरा तरीका क्या है? डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन हम करा सकते हैं। फिर डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम क्या करा सकते हैं? इसी में डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, या हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बताए थे पिछले क्लास में। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं? सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। तो दो हम बिना सेल वॉल के सेल को जब हम उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। उसे हम क्या कहते हैं? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। फिर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के अलावा और क्या क्या तरीका है? जेनेटिक इंजीनियरिंग है, और ढेर सारे तरीके हैं किसको? इसको क्रिएट करने के, वेरिएशन को क्रिएट करने के, और ढेर सारे तरीके हैं। अब स्टार्ट कर दिए तो थोड़ा सा इसे, फिर वेरिएशन क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं? इसका सिलेक्शन करते हैं। वेरिएशन, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन के बाद क्या किया जाता है? सिलेक्शन। इसमें जो वेरिएशन क्रिएट किए हैं उसमें हम क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के बाद क्या करते हैं? इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन के बाद क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। इवैल्यूएशन के बाद क्या किया जाता है? मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद फर्दर क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ये बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये समझ लो क्या है। ये जो है इस बार के यूपीपीएससी एसटीए वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 वाला, ठीक, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि इसको अरेंज करना था ऑर्डर में। पहला क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा इवैल्यूएशन, चौथा मल्टीप्लिकेशन, और पांचवा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किस तरीके से करते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में।